सभी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ये थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। इसके अंदर एशिया महाद्वीप की संरचना के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कि आप ध्यान से सुनिए और नोट भी कीजिए। एशिया महाद्वीप की संरचना अति जटिल है, जैसा कि उसकी विशाल आकृति एवं विविध धरातलीय स्वरूपों की रचना अध्ययनों एवं गवेषणाओं से प्रतिपादित हुआ है कि यूरेशिया महाद्वीप की उत्पत्ति सर्वाधिक विशाल दृढ़ भूखंडों से हुई है। प्रोफेसर हटन की अवधारणा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है के आधार पर जब एशिया की संरचना और धरातलीय स्वरूपों का विश्लेषण किया जाता है तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि एशिया का भौमिकीय इतिहास जटिलताओं का इतिहास है। यहाँ उत्तर से दक्षिण अनेक छोटे बड़े भूखंडों में आदि चट्टानों के अवशेष कुछ धरातल पर और कुछ अवसाद के नीचे स्थित हैं। इन्हीं आदि भूखंडों को दृढ़ भूखंड कहा गया है। पृथ्वी के धरातल पर 4 महान पर्वत निर्माणकारी युग पूर्व कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन एवं अल्पाइन बताए गए हैं। इन चारों युगों के पर्वत यूरेशिया महाद्वीप में विद्यमान हैं। इन सभी युगों के पर्वतों की उपस्थिति के कारण एशिया की संरचना अति जटिल हो गई है, क्योंकि अनेक बार विस्थापन से चट्टानों के रूप एवं गुण में भारी परिवर्तन आ गया है। इन पर्वतों के पादप प्रदेशों और तटवर्ती भागों में अवसादी शैलों के विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं, जो इन दृढ़ भूखंडों को जोड़ने में सहायक हुए हैं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य सिंधु गंगा का मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। एशिया की संरचना के आधार आदि युगीन दृढ़ भूखंड हैं, जिन्हें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया है। इन्हीं आधारी भूखंडों पर कालांतर में अन्य स्वरूपों की रचना होती रही है। एशिया की जटिल संरचना को ध्यान में रखते हुए इन्हें 5 बृहद खंडों में विभक्त किया गया है। एक नंबर है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दूसरा है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, तीसरा है नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियां, चौथा है अवशेष भाग, पांचवा नवीन अवसादी संरचना। भौमिकीय संरचना की विशेषताओं और स्थिति को ध्यान में रखते हुए एशिया को 5 संरचनात्मक भूखंडों में बांटा जा सकता है, जो पहले बताया जा चुका है। जिसमें पहला है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दूसरा है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, तीसरा है नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियां, चौथा है अवशेष भाग, पांचवा है नवीन अवसादी संरचना। पहला लिखिए आप, उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। एशिया महाद्वीप के उत्तर भाग में प्राचीन शैलों के 4 भूखंड मिलते हैं। इन भूखंडों का निर्माण कैम्ब्रियन युग से पूर्व की रवेदार चट्टानों से हुआ है तथा इन भूखंडों की चट्टानें बहुत कठोर हैं। इन भूखंडों में 4 भूखंड प्रमुख हैं। एक नंबर रूसी प्लेटफॉर्म, दूसरा है अंगारा लैंड, तीसरा है सार्डियन मैसिफ, चौथा है चीनी मैसिफ। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता आर्गंट कैंसर प्राचीन काल में ये चारों भूखंड एक जगह स्थित थे।
तथा इस महाखंड को अंगारालैंड कहा जाता था। भूगर्भिक हलचल के कारण यह महाभूखंड भ्रंशित हो गया एवं 4 भूखंड बन गए। वेगनार महोदय के अनुसार भी ये चारों भूखंड पेंजिया स्थलखंड के टूटे हुए भाग हैं। इनमें आग्नेय, ग्रेनाइट, निस तथा शिस्ट मुख्य चट्टानें हैं। इन भूखंडों में रूसी प्लेटफार्म इसके पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में फैला है। अंगारालैंड भूखंड मध्य साइबेरिया में स्थित है। सार्डियन मैसिव तारी बेसिन में, ख्यानशान तथा अल्ताई तांग श्रेणियों के मध्य स्थित है। चीनी मैसिव पूर्वी भाग में स्थित है। चीनी मैसिव में 4 मैसिव, उत्तरी चीनी मैसिव, दक्षिणी चीनी मैसिव, तारिम मैसिव तथा तिब्बतियन मैसिव हैं। के प्राचीनतम भूखंड दक्षिणी एशिया में अरब का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार एवं हिंद चीन का पठार उत्तरी एशिया के समान गुणधर्म की चट्टानों से रचित हैं, जिसमें रवेदार कायांत चट्टानों की प्रधानता है। उक्त क्षेत्र की चट्टानों पर तृतीय कल्प में अधिक दबाव पड़ने से ये भ्रंशित होकर फट गए, जिससे लावा का प्रवाह होने लगा। लावा प्रवाह के कारण आधी चट्टानें ढक गई। दक्षिणी भारत की काली मिट्टी इस प्रकार के लावा से निर्मित हुई है। अरब भारत के पठार अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ हैं, जिनमें अथाह खनिज तेल व गैस छिपी हुई है। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों में, जिसके अंदर अरब का ये जो दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड हैं, वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर 3 जो बताई हैं आपको मैंने, अरब का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है भारतीय प्रायद्वीप, तीसरा है हिंद चीन का पठार। इसके अंदर अरब के पठार के अंदर आप थोड़ा सा लिख लीजिए। अरब प्रायद्वीपीय एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसकी चट्टानें पूर्व कैम्ब्रियन की प्राचीन रवेदार चट्टानें हैं। ये चट्टानें इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग के धरातलीय भागों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस प्रायद्वीप के उत्तरी तथा पूर्वी भाग की चट्टानों पर जुरासिक तथा क्रेटेशियस युग की अवसादी चट्टानों की मोटी परत पाई जाती है। इस अवसादी चट्टान का विस्तार मेसोपोटामिया तथा फारस की खाड़ी तक विस्तृत है। इस अवसादी चट्टानों में भारी मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। दूसरा है भारतीय प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप में भारत तथा श्रीलंका के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। भारतीय प्रायद्वीप भी अरब प्रायद्वीप की तरह कठोर तथा प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित गोंडवाना भूमि का भाग है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में दक्कन के पठार पर लावा की एक मोटी परत पाई जाती है। गोंडवाना क्रम के अवसाद दामोदर व गोदावरी घाटी के सारे क्षैतिज रूप में बिछे हुए हैं। तीसरा है हिंद चीन का पठार। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित रवेदार कायांत चट्टान से निर्मित एक पठारी भाग है। उत्तरी अंगारालैंड दक्षिण की ओर खिसकने लगा, जबकि दक्षिण का प्राचीन भूखंड गोंडवाना अपने स्थान पर स्थित रहा। इससे दोनों भूखंडों के मध्य में 33 सागर की तलों में जमा तलछट की परतों पर दबाव पड़ा, जिससे उसमें मोड़ पड़ गए। दबाव का ये क्रम लाखों वर्षों तक चलता रहा, जिससे मोड़ों के उभरे हुए अंग ऊंचे होते गए। जिन भागों में मलबा की परतों का अधिक जमाव था एवं अधिक दबाव पड़ा, वहां पर उच्च प्रवृत्त श्रेणियों का निर्माण हुआ। इस प्रकार इस नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया का पर्वतमालाएं इस क्रम की अंग हैं। हिमालय कराकोरम, ध्यानशान, अराकोनियामा, एशिया माइनर आदि इसी
क्रम की प्रमुख श्रेणियां हैं। अन्य पर्वतों में हिंदू कुश, एल्बुर्ज, जग्रास, सुलेमान, किरधर और पॉन्टिंग हैं। यूरोप के अल्पाइन पर्वत भी इसी समय बने थे। इन्हीं के नाम पर इन नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखलाओं को अल्पाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी के निर्माण के बारे में कुछ भूगोलवेताओं का मत है। यह भी है कि टर्सरी युग में भूगर्भिक हलचलों से अंगारालैंड तथा गोंडवानालैंड दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर खिसके तथा ये खिसकाव अब भी जारी है। इस कारण अनाच्छादन होते रहने के बावजूद इन पर्वत मालाओं की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों का मत है कि इसकी उत्पत्ति टर्सरी काल में हुई है। धन्यवाद।